जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी आगामी यूपी वन दरोगा की मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके लिए चैप्टर वाइज हम अपना डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको हम अपनी जो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली किताब है उससे कर रहे हैं। और इसमें हमने अब तक अपना चैप्टर 6 तक देख लिया था। आज हम देखेंगे उसके आगे चैप्टर 7 इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। वहाँ आपको अन्य भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं समय समय पर, तो आप उसको अवश्य ज्वाइन कर लें। और जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, जो कि है इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन। इकोसिस्टम, इकोटोन एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस। सबसे पहले हम देखेंगे इकोलॉजी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा में ओइकोस और लोगोस से हुई थी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में रीटर ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है। और जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग आइकोलॉजी के नाम से किया था। आइकोस का अर्थ क्या होता है? वास स्थान, मतलब जहाँ रहते हैं, और लॉगोस मतलब अध्ययन, तो मतलब वास स्थान का अध्ययन इकोलॉजी का सामान्य अर्थ हो गया। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों व जंतुओं तथा उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में समष्टियों, समुदायों, परितंत्रों, बायोमों एवं जैवमंडल भी सम्मिलित होते हैं। मतलब पारिस्थितिकी में आपकी स्पीसीज, कम्युनिटी, बायोम, ये सारे सम्मिलित होते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसकी परिभाषा को। यूइज ओइम ने 1963 में बताया कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। इसके बाद हम देखते हैं जो अपना इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र को। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है कि इकोसिस्टम सबसे पहले किसने यूज किया था, तो एजी टांसले ने किया था। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समष्टि में होता है और यह क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है और खुला तंत्र होता है तथा विभिन्न प्रकार का हो सकता है। तो इस जो सारी लाइनें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा। सामान्यतः जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जैवमंडल मिट्टी, सैल, जल और वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चारों तरफ मंडल के रूप में फैली हुई है। बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जो हमारा जैवमंडल होता है वह भी क्या है? एक तरह का पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है। इसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देखते हैं कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? वातावरण एवं जीव समुदाय का। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? तो रीटर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी के मतलब इकोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल को ही बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी के अन्य नाम क्या है? तो समुदाय विज्ञान किसने बोला था? फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने। और वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने बोला? चार्ल्स सेटन ने बोला था। पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा किसने कहा? मेडॉक्स ने कहा 1972 में। पारिस्थितिकी अनेक अध्येताओं के लिए संरक्षण एवं पर्यावरण के पर्यावाची, ये कथन किसका है? पार्क का है, 1980 में दिया गया। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
जी टास्ने ने 1935 में किया। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? पारिस्थितिक तंत्र। जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं कौन? अपघटक करते हैं। और पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है? ऊष्मा होती है। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण को क्या कहते हैं? इकोक्लाइन क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, और यह क्या है? कार्यशील इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वभक्षी बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या होते हैं? सर्वभक्षी। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स कहलाते हैं। दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने एक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जब पढ़ा रहे थे आपको सब्जेक्ट, तो उसमें आपको स्पेशली इकोलॉजी और इकोसिस्टम पे एक स्पेशल डेडिकेटेड चैप्टर बनाया गया था। आप वहाँ जाकर डिटेल्ड में इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कौन कौन से होते हैं? दो संगठक होते हैं आपके जो कंपोनेंट, कौन से? जैविक और अजैविक। इनको देखते हैं आगे हम। पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जैविक और अजैविक संगठक के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। जैविक में कौन कौन आ जाएंगे? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक या वियोजक। उत्पादक या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं कौन होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मेनली पादप जगत। इसके बाद जो उपभोक्ता होता है तो प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स। इसके बाद इन सारे के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अजैविक संगठन है उसमें क्या? अकार्बनिक, कार्बनिक तथा भौतिक। अकार्बनिक में क्या आ जाएगा? आपका वाटर हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, और जो गैसेज हैं वो। कार्बनिक हो जाएगा आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, यूरिया और ह्यूमस। वहीं जो फिजिकल है में क्या क्या? आपका ऊर्जा, लाइट, टेम्परेचर और एयर। ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अजैविक संगठक में। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे जैविक संगठक हैं उनको। यह घटक जीवित वस्तुओं का है जो पारिस्थितिकी तंत्र को आकार प्रदान करते हैं। तो नाम से क्लियर है, जैविक संगठन में जीवित वस्तुएं होंगी। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? सूर्य। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जिससे विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। महत्वपूर्ण लाइन है, नोट करिएगा। वे जीवधारी जो दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं और स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वयं पोषी बोलते हैं, जैसे सभी हरे पौधे। वे जीवधारी जो भोजन है तो सर्वदा दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परपोषी कहता है। जो जैविक घटक हैं ऊपर हमने देखा उसके 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका उत्पादक। तो उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक मुख्य रूप से जो पादप जगत या हरे पेड़ पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, मतलब खुद का भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्राय क्या होते हैं? जो जड़ युक्त पौधे, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष होते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप पल्वक नामक पल्वक पौधे होते हैं जो प्रमुखतः उत्पादन का कार्य करते हैं। पर्यावरणीय स्थिति अनुकूल होने की दशा में पादप पल्वक इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में बड़ी झाड़ियां या बड़े वृक्षों द्वारा तैयार किया जाता है। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना गया है। प्राथमिक उत्पादक कौन कौन से होते हैं? जैसे विविध तरह के शैवाल, बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ, शाकीय पौधे, विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली छोटे शाकीय पौधे और जो फसलें होती हैं इन सभी को। इसके बाद जो उपभोक्ता होते हैं कौन? तो ये तो हो गए आपके जो प्रोड्यूसर्स हो गए, जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। अगर ज़मीन पर है, स्थल पे है, तो जो भी पेड़ पौधे या जो झाड़ियाँ होंगे, जो श्रब्स हो गए, जो ट्री हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे आपके आ जाएंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में। अगर आपका मरीन में है या वाटर में है तो वहाँ पे क्या होंगे? आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वह क्या आपका प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे वो हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे कंज्यूमर्स होंगे, जो उपभोक्ता होंगे कौन कौन। इसके अंतर्गत मानव सहित वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों जैसे हरे पौधों या अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं।
प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? हरे शाकी पौधे, झाड़ियां अथवा वृक्षों की पत्तियां आदि को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव कहते हैं। शाकाहारी जीवधारियों को जो खाते हैं उनको कहते हैं मांसाहारी। और हरे पौधों को क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादक। और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को क्या बोलते हैं? द्वितीयक उत्पादक भी बोलते हैं। मतलब जिन जंतुओं को दूसरे जानवर खाते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए कौन? वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जैसे जो चरने वाले पशु हो गए, जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट, गाय, हिरन, टिड्डा, चूहा। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? वे उपभोक्ता जो अपने भोजन हेतु शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर करता है। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। जैसे हिरन को क्या खाता है? भेड़िया खाता है। चूहे को बिल्ली खाती है। या जो मछलियाँ होती हैं उनको बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। मेंढक मांसाहारी मछली, बिल्ली तथा भेड़िया द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। इसके बाद आगे हमारे तृतीयक उपभोक्ता। इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं। तो जैसे बाज, बड़ी सार्क, शेर या बाघ। इसके बाद जो जैविक संगठन था उसका हमारा तीसरा जो वर्ग है वह क्या होता है? अपघटक या मृतजीवी। ये सूक्ष्मजीव होते हैं जो मृतक वनस्पतियों और जंतुओं को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं तथा इसी प्रक्रिया के द्वारा वे अपना भोजन भी इन्हीं मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सारी, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अजैविक जो संगठक होते हैं उनके बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु तथा प्रकाश ऊर्जा इत्यादि आते हैं। अजैविक तंत्र के अंतर्गत बहुसंख्य अकार्बनिक पदार्थ भी आते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। इसके अंतर्गत रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल, जलवायु, मौसमी दशाएं इत्यादि भी सम्मिलित होती हैं। अजैविक संगठक को कार्बनिक, अकार्बनिक एवं भौतिक 3 प्रकार के घटकों में विभाजित किया गया है। तो हम देख लेते हैं इन घटकों के बारे में एक बार। सबसे पहले हम देखेंगे जो कार्बनिक संगठक होते हैं उनको। तो इसके अंतर्गत जो मृत पौधे, जंतुओं के कार्बनिक पदार्थ और यौगिक जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और उनके अपघटन द्वारा प्राप्त उत्पाद जैसे यूरिया और ह्यूमस इत्यादि शामिल होते हैं। कार्बनिक संगठक जैविक एवं अजैविक संगठनों के संबंध स्थापित कराते हैं। इसके बाद कार्बनिक और अकार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव वातावरण का भी निर्माण करते हैं, तो महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम देखते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे क्या कहते हैं? खड़ी अवस्था कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि खड़ी अवस्था क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी फिक्स टाइम में जो भी अजीव पदार्थ हैं उनकी जो टोटल मात्रा होती है उसी को बोलते हैं खड़ी अवस्था। अकार्बनिक संगठक क्या होते हैं? इसके अंतर्गत जल, मृदा, विभिन्न खनिज, लवण यथा जैसे फास्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन इत्यादि आते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया इत्यादि शामिल होते हैं। इसके बाद जो इसमें अगला प्रकार है भौतिक जलवायु संगठक। इसमें विविध प्रकार के जलवायु कारक जैसे तापमान, हवा, प्रकाश, वर्षा और स्थलाकृति, वायुमंडलीय दाब इत्यादि प्रमुख हैं। हरे पौधों के पर्णहरिम द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण की जाती है। महत्वपूर्ण लाइन है कि जो हरे पौधे हैं वो पर्णहरिम के द्वारा जो विकिरण ऊर्जा सूर्य के द्वारा आती है उसको ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इकोटोन के बारे में। तो जो हमारा इकोटोन होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जो 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। अर्थात अगर 2 पारिस्थितिकी तंत्र हैं तो उनके मध्य एक ब्रिज का काम करता है, पुल की तरह काम करता है। उदाहरण एक नदी और उसके नदी तट के बीच दलदली भूमि का जो क्षेत्र होता है उसको बोल सकते हैं इकोटोन। इकोटोन पर्यावरणीय महत्व से संबंधित है। चूँकि यह क्षेत्र 2 पारिस्थितिक तंत्रों या वायुओं के बीच परिवर्तन है,
इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसमें जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की एक विशाल विविधता शामिल है, क्योंकि यह क्षेत्र दोनों सीमावर्ती पारिस्थितिक तंत्रों से प्रभावित है। इकोटोन के उदाहरण में जैसे जो दलदली भूमि हो गए, सूखे और गीले पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में, या जो मैंग्रोव वन होते हैं स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच, जो घास के मैदान होते हैं जो रेगिस्तान और जंगलों के बीच में, या जो मुहाना होता है खारे पानी और मीठे पानी के बीच। ढलान पर जलवायु पारिस्थितिकी में बदलाव के कारण पर्वत श्रृंखलाएं भी इकोटोन बनाती हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन है उसके बारे में। पारिस्थितिक संतुलन एक शब्द है जिसका उपयोग जीवित जीवों जैसे मनुष्य, पौधों और जानवरों और उनके पर्यावरण के बीच संतुलन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सामंजस्यपूर्ण संबंध एक स्वस्थ और वांछनीय पारिस्थितिक संतुलन को दर्शाते हैं। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मनुष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अन्य जीवों की तुलना में उनके पास उच्चतम विचार क्षमता है। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में होने वाला प्रकाश संश्लेषण एक अच्छे वातावरण के निर्माण में योगदान देता है, जो सभी जीवों के सह अस्तित्व को स्थिर करता है। सभी जीवित जीवों के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता और उनकी स्थिरता पारिस्थितिक संतुलन के अस्तित्व को दर्शाती है। इसलिए यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्यावरण के अस्तित्व और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्येक जीव को अपेक्षित रूप से विकसित करने और पुनः पेश करने में सक्षम बनाता है। उन्हें जीवित रखने के लिए भी उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता है। इसलिए पारिस्थितिक संतुलन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवों के निरंतर अस्तित्व की ओर जाता है। मतलब जो भी पारिस्थितिक संतुलन होता है वो क्या होता है आपका, कि जिस इन्वायरमेंट में कोई भी मनुष्य या कोई एनिमल्स या जो भी हमारे जो पेड़ पौधे हैं जो अपने इन्वायरमेंट साथ जब बैलेंस बना के रहते हैं, जिसमें उन्हें इन्वायरमेंट से बाकी से भोजन की भी प्राप्ति होती है जो उनके जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो जब उसमें प्रॉपर बैलेंस बना रहता है तो यह ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे कि जो भी जीव हैं उनका जो अस्तित्व है हमेशा बना रहे। इसके बाद यह सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष शैली का दुरुपयोग या अति प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए वनों की अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिए कृषि और संसाधन उपयोग जैसे मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। वनों की कटाई से सूखा पड़ता है। सूखा खाद्य उत्पादन को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपर्याप्त भोजन होता है, और जब अपर्याप्त भोजन होगा तो उसे भूख के बाद मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कुछ प्रजातियों का अस्तित्व कम हो जाता है। तो पारिस्थितिक संतुलन जीवों और पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको देख लीजिएगा। यह जीवों के प्रजनन और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। यह बाढ़, सूखा प्रेरित भूख, तूफान जैसे पारिस्थितिक असंतुलन से मुक्त एक स्थिर वातावरण विकसित करता है, और इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वृक्षारोपण और घटते वनों की कटाई से अवांछित जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। अत्यधिक जंगली जानवरों के निवासियों का नियंत्रण करना वांछित जनसंख्या वृद्धि सुनिश्चित करना है। इसलिए एक व्यक्ति पारिस्थितिक संतुलन के निर्माण और रखरखाव में सकारात्मक योगदान दे सकता है। पारिस्थितिक संतुलन दुनिया के अस्तित्व के बारे में बताता है। पृथ्वी के निवासी जैसे मनुष्य, पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्मजीव जीवित रहते हैं। ये प्रजातियां प्रजनन और विकास के लिए भी उपयुक्त वातावरण प्राप्त करती हैं। इसलिए जो पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी जीव के लिए, चाहे पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए या कोई एनिमल्स हो गए, उन सभी के अस्तित्व के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए जो ये बैलेंस है ये होना ही चाहिए। क्योंकि अभी ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई करेंगे तो पेड़ों की कटाई से क्या होगा, सूखा होगा। सूखा होने के बाद क्या होगा, आपकी जो फसलें हैं उनका उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो जो भोजन की मात्रा कम होगी। भोजन की मात्रा कम होगी तो कुछ लोग भूखमरी का शिकार होंगे। भूखमरी के शिकार होने के बाद कुछ मृत्यु के गाल में समा जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या है कि हो सकता है कि किसी स्पीसीज का पूरा एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाए। इसलिए जो बैलेंस है इसको बना कर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस बैलेंस को बनाने के लिए हर आदमी, हर व्यक्ति अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। आइए हम अब इसी पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। अर्नेस्ट हैकल किस संकल्पना से संबंधित है? तो हैकल ने किसके बारे में बताया था? पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है? तो जो जीव और जो वातावरण है।
जो स्पीसीज और इन्वायरमेंट के बीच का। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जो धान का खेत होता है वो मानव के द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो जो हरे पौधे होते हैं वह प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था और बताना था इनमें से कौन कौन से सही हैं। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला एक जाति को समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, तो गलत है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का है जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में कौन सा पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे कम प्रभाव डालता है? तो ये जो एयर है, पवन, वो सबसे कम प्रभाव डालती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो ये ऊर्जा पिरामिड बनाते हैं, एनर्जी पिरामिड। और ये जो पिरामिड वाले क्वेश्चन है इस पर भी हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है जिसमें आपको बताया है कि एनर्जी पिरामिड, बायोमास पिरामिड या जो नंबर पिरामिड होते हैं वो कभी इन्वर्टेड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखने के लिए आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो लेक्चर की जो सीरीज़ थी उसको आप अवश्य देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाता है। कैसे? जो नीचे के जो पोषक तत्व होते हैं उसको सतह पर ला देता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो सौर ऊर्जा ही प्राथमिक स्रोत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो जो लकड़ी काटते हैं या पेड़ों की कटाई करते हैं उससे जो संतुलन होता है बिगड़ता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में उलट जाता है। ये सब आपको बताया गया है जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला लेक्चर है उसमें। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? की थी एजी टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो ये सीधा होगा, अपवर्ड होगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो किया गया अर्नीज नेस के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निस्से आला की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? की गई ग्रीनेल के द्वारा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोटोन या संक्रमण कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि या बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किसके हेतु उपयोगी है? तो ये पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्ता करने हेतु और तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। तो इन सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है? व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक समर्थन सेवा है? तो पोषण चक्र एवं फसल परागण एक समर्थन सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? तो जो हरे पौधे हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या होता है? लैंटिक आवास होते हैं जो तालाब और दलदल होते हैं वो उसका उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो ये जो औद्योगिक प्रबंधन होता है, जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, उसका आपका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे दी गई? तो आपको बार बार ऊपर बताएं, अर्नेस्ट हैकल को दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो जो उत्पादक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? ये कहलाता है जैव भू रसायन तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घट जाती है। 10% जो एनर्जी ला होता है उससे आपको बताया गया कि 10% कम होती जाती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया? तो ये चार्ल्स हिटन के द्वारा दिया गया। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होता है? तालाब होता है। नेक्स्ट है आपका
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये होता है सूर्य का प्रकाश। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में काफ़ी अधिक होती है। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो जो सागरीय या महासागरों का जो ओशनिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वो सबसे अधिक स्टेबल होता है। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो देखिए, उत्पादक, उसके बाद क्या आएंगे, उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन है? तो जैविक और अजैविक आपके पदार्थ इसके घटक होते हैं। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकेत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है आपका, यह उन स्थितियों की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं, तो सही है। और अगला, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने अपना देखा जो चैप्टर है इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।